हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर ही कर रहे होंगे। ठंड का समय चल रहा है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए ताकि अगले 60 दिनों तक बीमार, वैसे तो कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगले 60 दिनों तक बेहतर परफॉर्मेंस करिए स्वास्थ्य को लेकर भी, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तभी आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। तो मैं मनीष सिंह, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आपको इस सीटेट के कोर्स में एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आज से, जैसा कि पिछले सेशन में मैंने आपको एसएसटी का पूरा सिलेबस डिस्कशन कराया था, तो उसमें इतिहास का पहला चैप्टर जो कि क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, जो कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताब के पहले चैप्टर से आता है। ये आपको बताता है कि कैसा हमारा अतीत था, कैसे उसके बारे में जाना जाए, ये शब्द तिथियां क्या होती हैं, और इससे संबंधित कुछ न कुछ सवाल परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते ही रहे हैं और पूछे जाने की पूर्ण संभावना भी बनी रहती है। तो ये मान के चलिए एक सवाल आना तय है। अब वो चाहे सवाल किसी नदी से जोड़कर पूछ दे, या जो है गंगा के बारे में पूछ दे, या किसी पहाड़ी के बारे में पूछ दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को, क्या, कब, कहाँ और कैसे, जो हमारे अतीत के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। अतीत क्या है? अतीत का तात्पर्य है जो बीत गया, जो पीछे बीत गया, वही क्या है, अतीत है। हम अपने घरों में अपने दादा दादी, नाना नानी, या मम्मी पापा, या भैया भाई, भैया बहन, जिनसे भी हो सकता है, पीछे की घटनाएं वो हमें बताते हैं कि हमारे समय में ऐसा हुआ करता था। तो हमने तो इनसे सुन लिया क्योंकि वो हम आज जिंदा हैं, आपके साथ हैं, तो आपने सुन लिया। अगर आपको 1000 साल पहले की चीजें जाननी हो कि आदि मानव लोग क्या खाया करते थे, कैसे कपड़े पहना करते थे, आज फिल्मों में तो आप देख लेते हैं, फिल्म वाले भी कैसे जाने होंगे, या किसी आपने किताब में पढ़ लिया तो किताब वाला भी कैसे जाना होगा कि क्या भोजन था, क्या कपड़े पहना करते थे। या हम सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं तो उनके ये अभिलेख कहां से आए, क्यों उन्होंने अभिलेखों का ही प्रयोग किया। तो ये सब कुछ हमारे अतीत से क्या होता है, जुड़ा हुआ, यानी अतीत हमें हमारे पूर्व के खान पान, रहन सहन, इन सब चीजों के बारे में बताता है। तो ये जो मानव था, तो ये जो मानव है, ये जंगलों में रहा करता था। ये आदि मानव प्रारंभिक समय पे जंगल में रहते थे और क्या खाते थे, मांस वगैरह खा दिया करते थे, ठीक है। धीरे धीरे इस मानव को ज्ञान हुआ कि इसे पता चला अगर ठंड के समय में हमें खाना खाना है तो खाना को पहले से स्टोर करना पड़ेगा। तो इसने शिकार करना प्रारंभ किया और शिकार को इकट्ठा भी करना शुरू कर दिया। अगले चरण में जाता है, धीरे धीरे उसने गलती से कुछ घास के दाने खा लिए, जिसका हमें प्रतापगढ़ से हमें कुछ साक्ष्य भी मिल जाता है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बस जानते रहना है कि घास के कुछ बीज खा लिया। तो उसे लगा कि हम मांस के साथ साथ इन बीजों को भी खा सकते हैं, घास फूस भी खा सकते हैं, यानी फलों को खा सकते हैं। तो फलों को भी खाना शुरू कर दिया। फलों को खाना शुरू किया तो खेती करना प्रारंभ कर दिया। खेती के लिए पशुओं का प्रयोग किया तो पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया। कह सकते हैं कि प्रारंभिक मानव आखिर तक था, पशुपालक था। धीरे धीरे जो वस्तु उसने बनाया, उनका एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता, यानी एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने भी लगा। तो आखेटक हो, पशुपालक हो, व्यापारी हो, शासक हो, इन सब के बारे में जानने का हमारे पास कुछ माध्यम होते हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से हम इन पीछे के लोगों के बारे में क्या करते हैं, जान सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या है। तो ये एक भारत का मैप आपकी एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताब में दिखाया गया है, जिसमें नदियों का एक ब्यौरा दिया गया है, जिसमें मध्य भारत में आपको दिख रही एक नदी, कौन सी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी दिख रही है, तो नर्मदा नदी की अगर बात कर किया जाए, ये देखिए लिख रहा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल के खंभात की खाड़ी में गिरने जाती है, ठीक। तो हमें पता चलता है कि भारत में जो प्रारंभिक मानव है, वो कौन सी नदी के तट पे रहा करता था, तो इस नर्मदा नदी के तट पर रहा करता था। तो एक सवाल, पहला सवाल परीक्षा में पूछा जाना तय है कि प्रारंभिक मानव भारत में किस नदी के तट पे रहा करता था, तो आपको क्या बताना है, नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है। अगली चीज में हम जानते हैं कि इधर सुलेमान और किरथर नामक जो पहाड़ियां हैं, आज के पाकिस्तान में पड़ती हैं, तो लगभग आज से 8000 साल पहले मानव ने खेती करना किन पहाड़ियों के किनारे, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के किनारे मानव ने कृषि करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। खेती किया तो किसका खेती किया,
तो गेहूं और जौ का खेती किया। भारत में इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। एक जगह है जिसका नाम है क्या, मेहरगढ़ नामक जगह, जहां से हमें प्रारंभिक तौर पे गेहूं और जौ के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत में सबसे पहले किस चीज की खेती हुई? तो हम जानते हैं कि जो विंध्य की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर वाले क्षेत्र में, जिसे आज आप जो है कोल्डिहवा के नाम से जान लेते हैं, ठीक है, जिसे आज आप प्रयागराज इलाहाबाद कहते हैं, कोल्डिहवा में सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला। हालांकि बाद की खोजों से पता चला कि कोल्डिहवा से भी पहले भारत में कुछ ऐसे स्थल रहे जहां चावल के साक्ष्य मिले। तो यही संत कबीर नगर का एक क्षेत्र लहुरा देव। याद रखें तो सवाल पूछेगा कि भारत में चावल की खेती के साक्ष्य एनसीईआरटी के अनुसार, आपको दुनिया भर का ज्ञान नहीं रखना है, कोल्डिहवा भी याद रखें, लहुरा देव भी याद रखें, मेहरगढ़ भी याद रखें, आपको एनसीईआरटी क्या कहता है कि विंध्य के उत्तर वाले क्षेत्र में, विंध्य पहाड़ी के उत्तर वाले क्षेत्र में, और इसके अतिरिक्त जो है गारो पहाड़ियां यानी उत्तर वाले क्षेत्रों में मानव ने और भारत में चावल की खेती करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्या क्या सवाल कंफर्म हो गया? तो एक सवाल कंफर्म हुआ कि प्रारंभिक मानव किस नदी के तट पे रहता था? नर्मदा नदी के तट पे। सबसे पहले खेती करना कहां, किस पहाड़ी, मान और किरथर पहाड़ियों के पास, लगभग आज से 8000 साल पहले। ठीक है। चावल की खेती कहां पे? तो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर वाले क्षेत्र में चावल की खेती, और इसके अतिरिक्त जो है की तरफ, गारो पहाड़ी की तरफ मानव ने चावल की खेती करना प्रारंभ कर दी। हम देखते हैं भारत जो है, ये भारत एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर और नीचे हिंद महासागर, यानी तीन तरफ से सागर पानी की प्राकृतिक सीमा जो इस प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण करती। तो ऊपर वाले हिस्से में ये विशाल हिमालय पर्वत, यानी एक ऐसा देश जो उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत और पश्चिम में थार का मरुस्थल और नीचे तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ यह भारत अपने आप में विशिष्ट, यानी सीमा बनाती। तो प्राकृतिक सीमाएं भारत की, पूछेगा आपसे उत्तर में और उत्तर पूर्व में किसको बोलना है? हिमालय को बोलना है। नीचे तीनों तरफ आप देख रहे हैं कि पूर्वी तट पे कौन? अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और वहीं उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल की बात करते हैं। अब यहीं से जुड़े, बस यही डायग्राम आपके इस पूरे सेक्शन को, इस पहले चैप्टर को कंप्लीट कर देता है। अब ये 8000 साल पहले या 2500 साल पहले या जो है ठीक पहली बार खेती, ये सब कैसे पता चला होगा? तो अभी जैसा कि कहा, प्रारंभिक मानव किसके तट पे रहा करता था? नर्मदा के तट पे। यही को बताने का तात्पर्य है कि प्रारंभिक मानव किसके तट पे? नर्मदा के तट पे। ठीक है। गेहूं तथा जौ की खेती, पाल पशुओं को पालतू बनाना सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के पास। ठीक। विंध्य के उत्तर में किसकी खेती शुरू हो गई? चावल की खेती शुरू हो गई। चावल की खेती, यहां जगह भी बता दिया, क्या? कोल्डिहवा। वैसे याद रखिएगा एक और जगह है जो कि उत्तर प्रदेश के लहुरा देव संत कबीर नगर में पड़ता है। तो कभी सवाल आ जाए, हालांकि एनसीईआरटी के 6 वाली क्लास में दिया तो नहीं है, पर परंतु कभी पूछ दे कि भारत में सबसे प्रारंभिक चावल के साक्ष्य कहां से मिले, तो लहुरा देव संत कबीर नगर। ठीक है। इसके अतिरिक्त विंध्य के उत्तर में, यानी आज के प्रयागराज वाले क्षेत्र में बेलन नदी घाटी क्षेत्र, ये कोल्डिहवा से नदी घाटी क्षेत्र में आता है, बेलन नदी घाटी क्षेत्र का हिस्सा है। कौन सी जगह? कोल्डिहवा, जहां चावल के साक्ष्य। प्रारंभिक मानव किस नदी के तट पे? नर्मदा के तट पे। नर्मदा जिसका उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से। कहां से होता है? अमरकंटक से। और कहां तक जाती है? तो पश्चिम में जा, कौन से तट, कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी तक जाती है। तो इसी के तट पे प्रारंभिक मानवों के भारत में क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। ठीक है। सुलेमान तथा किरसर पहाड़ियां आज के भारत का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ती हैं, क्योंकि जो मैप हमें दिखाया गया है वो भारतीय उपमहाद्वीप का मैप है, न कि सिर्फ भारत का मैप है। ठीक है। जो कि इस मैप की हमने क्या की है, अभी बात किया है। ये मैप जो है ये भारत नहीं, भारतीय पूरे उपमहाद्वीप का मैप है।
जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, ठीक है, जिसमें ये पूरा भारत आपको दिखाई देता है कुछ ऐसा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं जरा, कुछ फैक्ट की बात करते हैं। ठीक, फैक्ट की अगर बात किया जाए तो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता विकसित। तो 4700 से तात्पर्य क्या है, ईसा से लगभग 2500 से 2700 साल पहले। 2000 तो इधर भी हो गया, अभी क्या चल रहा है 2025, 2000 इधर और जो है लगभग 2700 पीछे, तो लगभग 4700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ। एक सभ्यता जिसे आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 2500 वर्ष नगरों का विकास हुआ, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बाद की स्थिति में कौन से नगरों का विकास हुआ, इनकी चर्चा है। तो वहीं गंगा के दक्षिण में विशाल मगध राज्य का क्या हो रहा है, उत्कर्ष हो रहा है। इस बात को भी समझिएगा, सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम, ग्राम से बनते हैं क्या, विश्व, विश्व बड़े होंगे तो क्या कहलाएंगे, जन, जन से क्या बनेंगे, जनपद, और जनपद से क्या बनेंगे, महाजनपद। तो भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी। लेकिन अंगुत्तर निकाय ज्यादा प्रमाणिक है और भगवती सूत्र कम प्रमाणिक है। ठीक, तो ये विशाल मगध साम्राज्य का क्या हो रहा है उत्कर्ष, कहां पे, गंगा के दक्षिण में, जहां सोन मिल रही है किससे, गंगा से, जहां पाटलिपुत्र नामक नगर का क्या होगा, निर्माण होता है। ठीक, रही बात इस देश के नाम को लेकर अगर देखा जाए तो वैसे तो कई सारे फैक्ट हैं जो अपनी जगह सही भी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो आपको जाननी है। इंडिया शब्द वैसे याद रखें, संविधान की बात करते हैं जब, तो संविधान में दो ही शब्द, एक शब्द कौन सा, भारत, और एक शब्द कौन सा, इंडिया, अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये आपने अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 में जो पढ़ते हैं, जो इंडिया शब्द किससे बना है, इंडस से बना है, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंध। और ईरानियों ने, और ये इंडस शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, यूनानियों ने। ठीक, ईरानी लोग आए और सिंधु नदी के पास जब आए तो सौ को ह पढ़ा तो इंडोस को हिंडोस पढ़ा, और हिंडोस के पूर्व में स्थित देश क्या कहलाया, हिंदुस्तान कहलाया। यानी ईरानियों ने हिंडोस के नाम पर, ठीक याद रखिए, उन्होंने सिंध पढ़ा, सिंध को ईरानी लोग क्या पढ़े, हिंद पढ़े, या सिंध को आप इंडस कह रहे हैं, पढ़ा हिंडस पढ़ा, और हिंडस के पूर्व में स्थित क्षेत्र क्या कहलाया, हिंदुस्तान, या हिंद के पूर्व में स्थित क्षेत्र क्या कहलाया, हिंदुस्तान। तो ईरानी हिंदुस्तान नाम दिया, यूनानियों ने इनको उसके नाम पे इंडिया रखा। रही बात भारत की, तो ऋग्वेद में उल्लेख, महाभारत में उल्लेख, महाभारत के 18वें पर्व में शाकुंतलोपाख्यान का उल्लेख मिलता है, जहां पर राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला का प्रेम प्रसंगों का वर्णन मिलता है। उनसे पुत्र होंगे कौन, भरत। जिन भरत का उल्लेख भरत कबीले के रूप में ऋग्वेद में लिखा गया, उस ऋग्वेद में लिखे भरत कबीला बड़ा हुआ तो क्या बना, भारतवर्ष बना। बाकी आप आर्यावर्त भी एक नाम जानते हैं, भारत का एक नाम और क्या जानते हैं, तो आर्यावर्त कहा गया है इसे, आर्यों की भूमि आर्यावर्त। पौराणिक कथाओं में आपने इसे जम्बू द्वीप भी कहा है। तो यहां पे आपने जाना कौन कौन सा नाम, हिंदुस्तान नाम, इंडिया नाम, और भारत नाम। इसके अतिरिक्त दो और कौन से नाम जान लीजिए, आर्यावर्त और कौन सा, जम्बूद्वीप की बात हो गई। ठीक है, ये आपका हो गए नाम हो गए। अगली चीज जब इसमें आते हैं इस सेक्शन में, ठीक, कि ये इनके बारे में पता कैसे चला होगा, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं कि नर्मदा नदी के तट पे मानव रहता था, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ हुई, विंध्य के उत्तर वाले क्षेत्र में चावल की खेती, ये सब पता कैसे चला होगा। तो इसके लिए कई सारे माध्यम, एक माध्यम होता है, एक माध्यम क्या होता है, पांडु लिपि होता है। ठीक है, पांडु लिपि का मतलब है हाथ से लिखी गई लिपि, जिसको अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और मैनु शब्द आया है किससे, ठीक, लैटिन शब्द से, जिसका मतलब होता है हाथ से, और स्क्रिप्ट मतलब लिखी गई। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक कुछ ग्रंथ
कुछ किताबें जो हाथ से लिखी गई, तो किस पे लिखी गई होंगी? ये किताबें या तो लिखा गया होगा ताड़पत्र पे, या भोजपत्र नामक एक विशेष पेड़ की छाल पर लिखी गई भोजपत्र, यानी दोस्त क्या, भोजपत्र पर। ठीक है, ताड़पत्र और क्या, भोजपत्र पर। क्योंकि पहले कागज का तो आविष्कार हुआ नहीं था, और न ही लेखन की, अभी कपड़े वाली प्रारंभिक जो लेखन की शैली है वो भी प्रारंभ हुई थी। तो किस पे लिखा गया? तो ये लिखा गया ताड़पत्रों पे और भोजपत्रों पे, जैसा कि चौथी बौद्ध संगीति में जब लिखा जा रहा था। तो चौथी बौद्ध संगीति जब हो रही थी कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में, तो अलग अलग बॉक्स बनाए जाते थे, यानी टोकरी, और उन ताड़पत्रों को लिखकर एक एक टोकरी में रख दिया जाता था, जिससे कि आगे के समय के लोग इससे समझें कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया। या त्रिपिटक की जब बात करते हैं तो वो भी ऐसे ही लिखे गए। तो एक चीज क्या हो गई, पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट हो गई। और क्या हो सकता है? अभिलेख हो सकता है। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख की बात किया जाए तो या तो पत्थर पर या धातु पर ना सके। ये हमने कहां से सीखा? तो ईरानी आए थे, दारा फर्स्ट आया था 516 बीसी में। याद रखिए, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईसा से 516 बीसी, यानी ईसा से 516 साल पहले। अभी बीसी शब्द भी आया, इसका मतलब भी जाना जाएगा, लेकिन अभी जानिए 516 साल पहले, ठीक है, डेरियस फर्स्ट उर्फ दारा ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि एक पारसी अकमनी वंश का शासक था, ईरान से आया था। ठीक है, तो कहां से था? ईरान यानी फारस से। खैर, जानते रहना बस। ठीक है, तो इसने शुरू किया था अपने यहाँ पे। ठीक है, कि किस पे लिखा जाए? पत्थरों पे लिख दूंगा तो आने वाला भविष्य भी मुझे याद रखेगा। तो भारत में भी ये प्रथा शुरू हुई। तो हमें चंद्रगुप्त के ताम्रपत्र लेख मिले, तो अशोक ने शिलालेख लिखवाना शुरू किया। फिर वो 14 शिलालेख, आप जानते हैं बृहत शिलालेख कितने हैं? तो 14 हैं। तात्पर्य है कि अभिलेख किस पे लिखे जाएंगे? पाषाण पर या धातु पर। चंद्रगुप्त ने ताम्रपत्र लिखवाए, और पत्थर पे सबसे पहले किसने लिखवाए थे? अशोक ने। पत्थर पे भारत में सबसे पहले अभिलेख किसने लिखवाए थे? तो मौर्य सम्राट अशोक ने लिखवाए थे। तो अभिलेख की बात हो जाती है। अगला, पुरातात्विक वस्तुएं। कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक, पटना के बुलंदी बाग स्थित, कंकड़ बाग स्थित विशेष प्रकार का राजप्रसाद, जो आज भी बताता है कि उस जैसा राजभवन पूरी दुनिया में नहीं, यानी स्वर्ग से जिसके, इंद्र के महल से, मूसा और एक वतना के महलों से जिसकी तुलना हो रही है। तो कैसे पता चला? वो तो हो गई बात कितनी, लगभग आज से 24-2500 साल पहले, लेकिन आज पता है कैसे? उन वस्तुओं के साक्ष्यों से। ठीक है, या जो हमें कुछ मिल जाए पॉटरी वाली, जैसे हम कहते हैं, ठीक है, मृदभांड जिसको आप कहते हैं, अलग अलग रंगों में रंगी गई, आरजीबी के रंगों में रंगी गई, या जो है, ठीक है, सफेद रंगों में रंगी गई, या गेरुआ कलर से रंगी गई। तो ये हमें साक्ष्य बताते हैं उस समय की। या जो हड़प्पा सभ्यता में मिली हुई वस्तुएं, जैसे कि हाथी दांत से बना हुआ, ठीक है, पैमाना, या सीप का बना हुआ पैमाना, या कहीं पर अग्नि कुंड बना हुआ, तो ये वो पुरातात्विक वस्तुएं हैं। यानी अतीत के बारे में जानने के लिए स्रोत हो सकते हैं पांडुलिपि, अंग्रेजी में जिसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और क्या हो सकते हैं? अभिलेख हो सकते हैं, और पुरातात्विक वस्तुएं हो सकती हैं। पांडुलिपियों में ही आते हैं क्या? साहित्य आते हैं। ये साहित्य भारतीय साहित्य भी हो सकते हैं, और विदेशी यात्रा वृत्तांत भी हो सकते हैं। जैसे कुछ विदेशी भी तो आए, जैसे मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी, या जो है वेनसोंग ने सीयू की लिखी, फाहियान ने। ठीक है, तो फाहियान हो, या वेनसोंग हो, या मेगस्थनीज हो, या इब्न बतूता हो जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी, इन सब की, इन ग्रंथों से हमें अतीत के बारे में क्या होता है पता चलता है। तो ये छोटा सा चैप्टर आपको ये बताता है कि कैसे ये सारी चीजें, ठीक है, आप क्या करते हैं, जानते हैं किसके बारे में? अपने अतीत के बारे में। ठीक, रही बात इस अतीत की, तो इस अतीत की जो तिथियां हैं, इनके बारे में कैसे जाना जाए? ये तिथियां लिखा हुआ है, इसको समझिए। तो इस दुनिया में गणना का प्रारंभ हम ईसा मसीह के जन्म से मानते हैं।
ईसा मसीह का जन्म हम जीरो मानते हैं। क्या माना जाता है? जीरो। यानी कि कुछ घटनाएं जो ईसा मसीह के पैदा होने के पहले हो रही हैं, यानी कि माइनस में जब चलते हैं तो इसको कहते हैं बीसीई। बीसी मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब क्या है? ईसा मसीह की बात ही पूर्व। क्या कह लिया जाए? ईसा पूर्व। जो ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई हैं उन्हें हम बीसी कहेंगे, और जो उनके जन्म के बाद में हो रही हैं यानी प्लस में जब चलेंगे तो इसको एडी कहते हैं। मतलब होता है ईसवी सन। तो अभी क्या चल रहा है? तो अभी 2025 ईस्वी चल रहा है, एडी में चल रहे हैं। इस और भी कुछ शब्द इसके लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे कि एक शब्द बीसी की जगह पे हम, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। से पहले। ठीक है। उसी प्रकार से एडी को सीई कह लेते हैं, यानी एडी के जगह पे किसका? सीई का, यानी कॉमन एरा। चार शब्द जाना। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। साथ साथ से नोट भी कर लेंगे, जो शब्द पीडीएफ में नहीं भी मैं अलग से लिख रहा हूं उसको भी नोट करते जाइएगा। और एडी का मतलब एनो डोमिनी, या सीई, सीई मतलब कॉमन एरा। तो ईसा के जन्म के पहले वाली घटनाएं ईसा पूर्व, और ईसा के जन्म के बाद वाली घटनाएं ईसवी सन। इस रूप में हम इसे क्या करते हैं? समझते हैं। अब देखते हैं कि कौन से प्रश्न ऐसे इस चैप्टर से क्या पूछे गए हैं, या अलग अलग समयों पे पूछे जाते रहते हैं। ठीक है। अब जरा इस सवाल को देखिए, उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप भी जो है मेरे बताने से पहले आप उत्तर लिखेंगे। कह रहा है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर, कथन ए लिख रहा है, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्र नामक वृक्ष की छाल से विशेष विधि से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। कथन एक है। कथन दो, अभिलेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अब आपको बताना है, मैं तो बता ही रहा हूं, मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दीजिए कि ए बी सी डी कौन सा जवाब सही है। दोनों सही है, या ए गलत है बी सही है, या ए और बी दोनों गलत है, या ए सही है और बी गलत है। ठीक है। तो क्या होगा उत्तर? बिल्कुल, क्या होना चाहिए? दोनों ही, क्योंकि पांडुलिपियां अभी जाना कि ताड़पत्र या भोजपत्र पे लिखे जाते थे, और जो अभिलेख हैं पत्थर और धातु जैसी कठोर सतह पे उत्कीर्ण। तो दोनों के दोनों क्या हैं? सही हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं। तो पहला जवाब, पहला सवाल हो गया। ठीक है। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जो आपने पढ़ा है, ये सवाल पूछा गया है, सेम सवाल सीटेट में पूछा गया है। ठीक। आगे देखते हैं जरा, ये भी आप कर लोगे। इसका भी उत्तर फटाक से कॉमन आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या कह रहा है? बीसीई का तात्पर्य बताना है आपको। थोड़ी देर पहले ही आपने जाना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, ए बी सी डी में से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल सही। जो आपने उत्तर दिया है कौन सा? ए वाला ऑप्शन, बिफोर कॉमन इरा। ठीक है। फिर से याद रखें, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहा जाता है। और बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा। आ गया होगा? ठीक है। चलिए जरा आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? पांडुलिपियां एवं प्रलेख इतिहासकारों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल ठीक है, परंतु उन्हें जन साधारण द्वारा उपयोग किया जाना कठिन है, क्योंकि, यानी जो पांडुलिपियां और अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख, अगर आसान होता पढ़ना तो जेम्स प्रिंसप
का इंतजार करना थोड़ी ना पड़ता कि अंग्रेज आएंगे, कोई विशेष अंग्रेज आएगा जेम्स मैडिसन जो पहली बार, यानी कि अशोक के 2100 साल तक कोई पढ़ ही ना पाया हो। आसान होता तो पढ़ नहीं लेता। ठीक है, खैर देखिए, कथन एक कह रहा है पांडुलिपियों का कूटानुवाद करना कठिन है, बिल्कुल जैसा कि भी बताया। आज तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, आसान होता तो कोई भी पढ़ लेता। ठीक है, पांडुलिपियों का कूटानुवाद करना सदैव सरल कार्य होता है, बिल्कुल सरल नहीं है भाई साहब। पांडुलिपियों की मौलिकता की परख चुनौतियां, ये भी बात सही है, जब उनको पढ़ ही नहीं पाएंगे पूरी तरह से तो उनकी मौलिकता यानी मूल रूप में है नहीं है, ठीक है, इन सब के बारे में जो है, ठीक है, जान पाना चुनौती है कि नहीं है, तो बिल्कुल चुनौती है। ठीक है, आगे फिर देखेंगे पांडुलिपियों को ढूंढना सरल है, सरल तो कभी नहीं होगा, और जन साधारण को आकर्षित नहीं करती, आकर्षित तो करती है, तभी ना ढूंढा जाता है, लेकिन ढूंढना सरल नहीं है। तो कौन गलत दिख रहा है, तो सर बी वाला गलत दिख रहा है और डी वाला गलत दिख रहा है, तो कौन सा सही हो गया, ए और सी वाला सही हो गया। ठीक है, तो ये भी आपने देखा, ये सारा पूछा गया सवाल है परीक्षाओं में। अब ये भी देखिए आसान सा सवाल, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि मनुष्यों ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया, निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे। तो गांव में रहना कहाँ प्रारंभ किया था, नर्मदा के पास वाला क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, गंगा तथा यमुना दोआब, या दक्कन तथा कोंकण वाला। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है, आप जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, इसका उत्तर मैं बता नहीं रहा हूं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक, तो ये हमारा, ठीक, एसएसटी का इतिहास वाले सेक्शन का पहला चैप्टर, ठीक, जो कि बहुत ही आसान, एक डायग्राम को समझना, वही चीज नर्मदा नदी, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर और गारो पहाड़ियां, बस इतना ही दिमाग में रखिए, पहला चैप्टर पूरा। पांडुलिपियां हाथ से लिखा जाएगा, अभिलेख पत्थर या धातु पे लिखे जाएंगे, पुरातात्विक वस्तुएं, ठीक, ये सारा कुछ। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब एनोडोमनी, बीसी मतलब ईसा पूर्व, एनोडोमनी मतलब ईसवी सन। उम्मीद है ये सारा कुछ आपको आसानी से समझ में आया होगा। किसी भी स्तर का कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली क्लास जब भी होगी उसका उत्तर आपको पूरी स्पष्टता के साथ दिया जाएगा। ठीक, इस सीटेट को उतना ही पढ़ना है, याद रखें, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। सीटेट के लिए 6, 7, 8, ठीक है, आप आईएएस की परीक्षा देने नहीं जा रहे हो, आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी को आधार बनाना है, और जो भी सवाल मैंने बोले हैं या जो आपको करवाए हैं आप देखो, वो पूछे पीछे एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। बाकी लास्ट में फुल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, अभी हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चन हम साथ साथ करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो लोग भी अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, हमारे प्ले स्टोर ऐप पे जाइए, ठीक, वहाँ से उद्घोष अकादमी को सर्च करिए, उसे डाउनलोड करिए, और हमारे इस चैनल से जुड़े यूट्यूब पर भी जाइए, वहाँ भी आपको कुछ फ्री चीज़ें मिलेंगी, वहाँ भी आपकी तैयारी को आधार दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। एक नई पहल है उद्घोष अकादमी, और ये जल्द ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि नई पहल क्यों पहले वाले पहलों से बेहतर है। मैं मनीष सिंह, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।